अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू का सबसे पहला असूल है कि आपने झूठ नहीं बोलना। आप कुछ भी कहें एचआर को, वो समझ जाते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए ये समझना कि मैं इनके सामने झूठ बोलूँ किसी भी के मुझे एक्सपीरियंस है 1 महीने का और मैं कह दूँ 1 साल का और उसे पता ना चले, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। दूसरी चीज़, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, सबसे पहले ये चीज़ के क्वेश्चन जो आपसे किए जाते हैं, कोई भी सवाल बेमकसद नहीं होता। हर सब क्वेश्चंस का कोई ना कोई मकसद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप जाते हैं तो आपको आपकी सीवी उसके हाथ में होती है, लेकिन फिर भी आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है। बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि मुझे अंदर बुलाया है मेरे नाम से, उसके बाद दोबारा पूछ रहे हैं कि मेरा नाम क्या है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी, एजुकेशन कितना पढ़ें आप। हालांकि पेपर पे लिखा हुआ है, लेकिन उसने आपकी ज़ुबानी सुनना है कि आप जो से बता रहे हैं वो क्या है। और जब वो आप उससे अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएंगे तो उससे ये नहीं कि उससे क्वालिफ़िकेशन का करना क्या है, जब उसके सामने लिखी हुई है, सब कुछ पढ़ चुका है। उसने ये करना है कि उससे वो जज करेगा कि आपको किस पोस्ट पर लगाया जाए। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, महंगी तरीन यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं और अपने वालिदैन के ख़र्चे पर पढ़े हैं, पेरेंट्स के ख़र्चे पर पढ़े हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपको किसी और पोस्ट पर लगाएगा जहाँ पर आप जैसे लोगों की ज़रूरत हो। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, किसी सस्ती इंस्टीट्यूट से या जॉब के साथ साथ स्टडी करके पढ़े हैं, तो वो आपको ऐसी जगह पर लगाएगा जहाँ पर समझने के उन्हें काम करने वाले की ज़रूरत है कि जो कोई बंदा बगैर कुछ सोचे समझे बस जो आपको ऑर्डर दिया जाए आपने बस करते जाना है, कि आप बहुत मेहनती हैं। लेकिन अगर आप किसी महंगी तरीन यूनिवर्सिटी पढ़े हैं तो फिर आपको पोस्ट कुछ ज़्यादा बड़ी मिलेगी। उसका मतलब होता है कि कंपनी ने आपको रखना है ये सोच के कि आपसे वो क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर बंदा समझता है कि मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ तो मुझे कोई बड़ी पोस्ट क्यों नहीं मिल रही। भाई, जब आपको कंपनी रखती है आपसे क्वेश्चन करके, तो उनका मकसद होता है कि हम आपसे प्रॉफिट कमाएं। प्रॉफिट के लिए अगर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का बच्चा जाएगा, स्टूडेंट जाएगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का, तो अगर उससे कहा है कि लो ये लो 100 मिलियन, तो उसकी डील नहीं कर सकेगा। वो ये टेंशन हो कि मेरे पेरेंट्स की इनकम तो सारी थी 10,000, 20,000, 50,000, उसमें कैसे गुजारा। अगर 100 मिलियन का लॉस हो गया तो मैं क्या करूँगा, वो इस टेंशन पड़ा जाता है। लेकिन अगर एक प्राइवेट और महंगे तरीन यूनिवर्सिटी या कॉलेज का स्टूडेंट जाएगा, उसे 100 मिलियन भी अगर कहा है कि 100 मिलियन की डील करनी है, तो वो सोचे समझे बगैर डील कर देगा और डील में कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो ओनर बैठा है वो उसे संभाल सकता है। इसलिए वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और किस किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़े हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, स्कूल कौन सा था, कॉलेज कौन सा था, गांव से पढ़े हैं या शहर से पढ़े हैं, या आप फ़ॉरेन से पढ़ के आए हैं, मतलब बैरून मुल्क से पढ़ के आए हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, क्या वो हाउसवाइफ हैं या मदर भी जॉब करती थी या बिज़नेस करती थी, फादर ज़िंदा हैं या नहीं हैं, जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते थे या प्राइवेट जॉब करते थे, आप कितने बहन भाई हैं, बड़ा भाई क्या करता है, छोटा क्या करता है, आप किस नंबर पे हैं, बहनें क्या करती हैं, कितनी शादीशुदा हैं, कितनी गैर शादीशुदा हैं। ये सारे क्वेश्चंस बेमकसद नहीं हैं। इन सब चीज़ों से वो जज करते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके मेंटल लेवल क्या है। और 99% इन क्वेश्चंस का रिज़ल्ट जो है वो सही होता है। 1% या लेस होता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर से हटकर आप कुछ हों। इसके बाद वो आपसे ये भी पूछता है कि आपने कहाँ कहाँ जॉब की, तो आपने उन्हें बताना है ये कि आपने फ़लाँ जगह पे जॉब की, ये वहाँ, और फिर जॉब छोड़ने की रीज़न क्या थी। अगर आपने जॉब की हो कोई छोटे लेवल की और आप अब अप्लाई कर रहे हैं बड़े लेवल की जॉब के लिए, तो आपने ये देखना है कि आपने कितनी जॉब्स की थी, किस जगह पर की थी, उनमें से कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो कि आप नहीं बताना चाहते। जो आप नहीं बताना चाहते उसका ज़िक्र ही ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने झूठ बोलना है कि मैंने नहीं की, आप उनका ज़िक्र ना करें। जो आपने की थी, दरमियान में कोई गैप भी आ रहा है तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करें कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपने दरमियान में कोई 4
मतलब 5 साल बनता है और आपने 4 साल का बताया और 1 साल दरमियान में आपने नहीं बताया, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे। वो भी समझ जाते हैं कि ये बंदा नहीं बताना चाहता। और अगर वो आपको कहे नहीं आपने क्या किया तो या क्यों नहीं बताना चाहते, तो इसका मतलब कि वो आपको जॉब नहीं देना चाहता। आप सिंपल एक किसी क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन करे कि आपका भाई शादीशुदा है, ठीक है, वो क्या काम करता है आपने बताया, लेकिन वो पूछता है कि आपकी भाभी क्या करती हैं, वो हाउसवाइफ हैं या वो भी जॉब करती हैं, ये क्वेश्चन वो कर सकते हैं। तो आपने उन्हें सिंपल कहना है कि सर मैं आपको इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा या मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। तो आपको ये नहीं कहा कि क्यों नहीं दे सकते। अगर वो कहते हैं क्यों नहीं दे सकते तो इसका मतलब कि वो आपको जॉब नहीं दे रहा। तो इसका सिंपल सा फिर हल है कि आपने जब वो कहना कि आप क्यों नहीं जवाब दे सकते इस सवाल का कि आपकी भाभी क्या करती हैं, तो एक सिंपल सा है कि आप उससे अपनी सीवी पकड़ें और चुप करके वापस आ जाएं। झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने ये सवाल किया क्यों नहीं आप जवाब दे सकते, तो मतलब वो आपसे सिर्फ नीटी-गिटी करेगा, आपके बहस करेगा, आपको जॉब नहीं देगा। जॉब ऑलरेडी कहीं सिलेक्ट हो चुकी है। अब ये सवालों के जवाब या इस तरह के सवाल जो हैं वो आपको कोई HR नहीं बताएगा। मैंने 1000+ इंटरव्यूज़ दिए हैं और 1000+ मुझे जॉब्स के लिए कॉल आई है कि आप आ जाएं। जब आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन का भी हो गया, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का भी हो गया, आपके फैमिली बैकग्राउंड का भी हो गया, आपका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस आपने बता दिया कि मैंने फ़लाँ जगह जॉब की है, और फिर आपसे भी पूछते हैं कि आपने वो जॉब्स क्यों छोड़ी। ये काफ़ी टफ़ क्वेश्चन है। जब आपसे पूछें कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, तो जो आपकी रीज़न वहाँ पे हुई थी वो बता दें कि ये वजह थी सैलरी कम थी या डिस्टेंस ज़्यादा था, ट्रैवल बहुत करना पड़ता था, या जॉब से हट के कुछ और काम करने पड़ते थे, या कुछ जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होता है कि रिश्वत लेने देने का सीन था, जो भी इस तरह के जो भी यहाँ किसी से झगड़ा हो गया था। अगर कोई भी वजह है तो आप उन्हें साफ साफ बता दें। अगर आप कोई ऐसी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल किसी से झगड़ा हो गया था तो इस वजह से आपको निकाल दें, अगर आप नहीं बताना चाहें तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब वो तो आपने उससे डील करना है कि आप कैसे डील करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपने झूठ नहीं बोलना कि आप कहें नहीं वहाँ पे आपका झगड़ा हुआ जिस वजह से आपको निकाल दिया गया। तो ऐसी जॉब जिसका आप नहीं जिक्र करना चाहते या वो उसके छोड़ने की वजह नहीं बताना चाहते, तो आप सिंपल यह है कि आप उस जॉब का जिक्र ही ना करें कि मैंने वहाँ पे जॉब की थी। इसके बाद वो आपसे आपके स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या कुछ आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई मैकेनिक है, या कोई खाना पकाने का एक्सपर्ट है, तो उससे उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। तो जो आपको आता है आप बताते हैं। ये बहुत सिंपल होता है कि जितना आपको आता होगा वो आप बताते जाएंगे और आपका इंटरव्यू ये क्लियर होता जाएगा। जब सब कुछ हो जाए तो उसके बाद फाइनल आते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस। कुछ टॉप 10 होते हैं, कुछ टॉप 7 क्वेश्चन होते हैं। वो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन है कि हर कोई आपको उसके जवाब अलहदा ही बताएगा। उसके जवाब आपको अक्सर ना मिलेंगे यूट्यूब से HRs के तैयार करदा, कि अगर आपको आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि हम आपको क्यों इस जॉब पर रखें, ये जॉब आप क्यों करना चाहते हैं, आपको जॉब पर रखने से हमारी कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, ये सारे फजूल क्वेश्चन हैं। इसका आप देख लें कि आपको यूट्यूब इसका क्या जवाब मिलता है, गूगल पे या कहीं और से। ये सवाल आपसे किए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। इनका मकसद ये नहीं कि उससे आप इन क्वेश्चन से आपका कोई मेंटल लेवल चेक होगा या स्किल चेक होगा कि आपके पास कौन से स्किल्स हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ कि आपने अपनी CV कैसे बनानी है, आपने अप्लाई कैसे करना है, और जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो किस तरह तैयार होकर जाना है। सबसे पहले कि CV कैसे बनानी है। CV तो बनानी है आपने ख़ुद अपनी, 1 पेज की हो या 2 पेज की हो, लेकिन जिन लोगों की CV 2 पेज से ज़्यादा पड़ जाती है उन्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो माशाल्लाह खुद ही एक्सपर्ट होंगे। नॉर्मली CV 1 पेज की होती है और ज़्यादा 2 पेजेस की होती है। अगर 2 पेजेस की है तो आपने पहले पेज पर भी अपना नाम, नंबर और एड्रेस वगैरह लिखना है, और दूसरे पेज पर अपना नाम, नंबर और एड्रेस लिखना है। किस जगह पर लिखना है वो अब आपने खुद डिसाइड करना है, क्योंकि अगर CV आपकी 2 पेजेस की है और वहाँ पर आपकी CV से पिन उतर गई है तो उन्हें 2 पेजेस को इस तरह आप जैसे और बहुत से होंगे जिनके पेजेस वहाँ पर जाकर अलग अलग हो जाते हैं कि उनकी पिन्स खुल जाती हैं।
तो उन्हें ये इजी हो कि आपके दोनों पेजेस ढूंढकर एक साथ अटैच करना इजी हो जाए। और जब तक उनकी रिक्वायरमेंट ना हो सीवी के ऊपर अपनी तस्वीर ना लगाएं। अब यह है कि आपने इंटरव्यू के लिए जाना है लेकिन आपको कोई कॉल ही नहीं करता, कोई बुलाता ही नहीं इंटरव्यू के लिए। तो अप्लाई करने का तरीका बताऊँ कि आपने जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में रोज़ी पी के, जॉबी पी के, अपनी जॉब्स, इस तरह की और बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन प्राइवेट जॉब्स अनाउंस करती हैं, और कुछ वेबसाइट्स गवर्नमेंट जॉब्स को भी अनाउंस कर देती हैं। तरीका क्या है कि आपने नेट से कनेक्ट रहना है, इन सब की मोबाइल ऐप से मिल जाती हैं। आपने हर 10-15 मिनट के बाद अप्लाई करना है, हर 10-15 मिनट के बाद चेक करें कोई जॉब आई कि नहीं आई। अपना रूटीन का काम करते रहो, साथ साथ चेक करते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा का गैप आपने नहीं डालना। हर 15 मिनट के अंदर आपने जितनी भी वेबसाइट्स पर अप्लाई करना है उन सबको चेक करना है बार बार। यानी जैसे ही जॉब आए तो टॉप 10 सीवीज़ के अंदर आपकी सीवी होनी चाहिए। मैंने जो आपको बताया कि 1000+ मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो इसी तरह दिए हैं। ये नहीं कि मैं घर बैठे रहता हूँ और सोता रहता हूँ, मुझे जॉब्स के लिए कॉल आती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अप्लाई करता रहता हूँ। अप्लाई करते जाओ तकरीबन पहला 1 हफ़्ता आपको कोई कॉल नहीं आएगी, शायद आ भी जाए। लेकिन उसके बाद जब आपको कॉल्स आना शुरू होंगी तो आपके डेली बेस पे 2-3 इंटरव्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। जब आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएं तो जो आपको जॉब पसंद हो उसके लिए आप जाएं, और जो जॉब आपको पसंद ना हो आप उसके लिए ना जाएं, लेकिन अप्लाई करते रहें। दूसरा कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, हो सकता है कि अप्लाई इतनी जगह पे आपने कर दिया हो कि जब आपको कॉल आए और आपको याद ना हो कि आपने किस जगह पर अप्लाई किया था, और जो आपको कॉल आ रही है किस कंपनी से आ रही है, किस जॉब के लिए आ रही है। तो परेशान होने की बात नहीं है, आपने सिंपल उनसे ईज़िली होकर पूछना है कि आप किस कंपनी से कॉल कर रहे हैं और किस जॉब के लिए कॉल कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि एक ही कंपनी में आपने 2-3 मुख्तलिफ पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया हो, तो वो आपसे ये पूछें कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है, ताकि वो आपको चेक है कि हो सकता है आपने 2 के लिए अप्लाई ना किया हो। तो जब आप आपसे पूछें कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया, तो आप सिंपल कहें कि मैंने अप्लाई तो काफ़ी जगह पे किया है, मुझे याद नहीं है कि किस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो आपसे कोई नीटी-ग्रिटी नहीं पूछें कि आपने कब किया, क्यों किया, आपको ये भी याद नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। वो सिंपली आपको बता दें कि ये इस काम के लिए हमने पोस्ट की थी जॉब, तो आपने अप्लाई किया था फ़लाँ वेबसाइट से। वो वेबसाइट का नाम भी खुद ही बता दें कि आपने रोज़ी से अप्लाई किया या पेपर पीके से अप्लाई किया या अपनी जॉब से अप्लाई किया, या जो जिस जगह पर उन्होंने अनाउंस किया होगा। हो सकता है उन्होंने लिंक्डइन या इस तरह की और जो सोशल मीडिया की साइट्स है, फेसबुक वगैरह, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें बंदा चाहिए काम के लिए, तो आपने वहाँ पे अप्लाई किया हो, तो आपको खुद ही बता देंगे सारा कुछ। जब आपको एड्रेस वगैरह बता दें और जॉब की डिटेल्स बता दें कि इंटरव्यू इस जगह पर है, तो उसके बाद आपने करना है कि एक दिन पहले, कम से कम एक दिन पहले जाकर वो जगह देख रहे हैं कि इंटरव्यू किस जगह पर है। क्या वहाँ पे इंटरव्यू के लिए कोई ऑफ़िस मौजूद भी है या सिर्फ फ़्रॉड कर रहे हैं। और जब आपको एड्रेस वगैरह बता दें और जॉब की डिटेल्स थोड़ी बहुत आपको बता दें कि फ़लाँ पोस्ट थी, फ़लाँ लिंक से आपने अप्लाई किया था और एड्रेस ये है, तो उसके बाद आपने जाने से पहले, मतलब जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन से कम एक दिन पहले आपने जाकर वो जगह देख रहे हैं कि इंटरव्यू किस जगह पे, ताकि आप अगले दिन वक्त पर वहाँ पे पहुँच सकें। लड़कों को मसला कोई नहीं होता, जो लड़कियां हैं उनका इशू होता है बहुत ज़्यादा। तो वो करती क्या है कि जब जाती हैं तो सेम डे पर जाती हैं, साथ जाते हुए किसी को साथ लेकर जाती हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो ये बेहतर है। लेकिन एक दिन पहले जाएं, और ये एक ट्रिक है कि एक दिन पहले जाएं, जाकर वो जगह देख कर आएँ कि इंटरव्यू किस जगह पर है, और वहाँ पर मौजूद जो गार्ड या ऑफिस बॉय या अगर बिल्डिंग है तो उसका जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं उनसे पूछ लें कि यहाँ फ़लाँ जगह पर कोई ऑफिस है भी या नहीं इस बिल्डिंग के अंदर, या जो साथ वाला घर है, देखने में घर लग रहे होते हैं लेकिन अंदर ऑफिसेज होते हैं। आमतौर पे गार्ड्स को पता होता है कि यहाँ पर इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और लोग आ जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बेहतर है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपने उसी ड्रेसिंग के अंदर जाना है जिस ड्रेस में आप रूटीन में जॉब पर जाना पसंद करते हैं। जैसे इंटरव्यू के दौरान बहुत से देखा गया कि लड़कियां पैंट शर्ट वगैरह पहन कर आई होती हैं, लेकिन जब उन्हें हायर कर लिया जाता है उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आपने इसी ड्रेस में, जो कि उनका ड्रेस कोड गिनती हो रहा था उस वक्त,
वो कहते हैं आपने इसी ड्रेस में फील्ड में भी जाना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम ऑफ़िस में तो पैंट शर्ट पहन कर आ जाएंगे, लेकिन हम ऑफ़िस से बाहर पैंट शर्ट में नहीं जा सकती। इसलिए बेहतर है कि जब लड़कियां अगर इंटरव्यू के लिए जाएं तो जिस गेटअप में वो रूटीन में बाहर भी जा सकती हैं, ऑफ़िस के अंदर काम कर सकती हैं, सेम गेटअप में जाएं। जिन्हें फ्रंट डेस्क पर खड़ा किया जाता है और मार्केटिंग स्टाफ जो है, इनके इस स्टाफ के अलावा कंपनीज़ को आपके ड्रेस से कोई मतलब नहीं होता। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो लड़कियां यही सोचकर जो अंदर कमरे में जाएं कि हमें ये जॉब नहीं मिलनी। अगर वो पहले ये सोच कर जाएंगी कि ये जॉब हमें चाहिए, हमें बहुत मजबूरी है, तो कंपनी को आपकी मजबूरी से कुछ लेना देना नहीं। तो लड़के यही सोच के जाता है कि जॉब नहीं मिलनी, हम सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। इसलिए लड़के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अंदर बात कर रहे होते हैं, उनकी सिलेक्शन ज़्यादा हो रही होती है, लड़कियों की सिलेक्शन कम हो रही होती है। इंटरव्यू से फ्री होने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना है, और जहन में दिमाग में ये टेंशन लाने के मुझे इस जॉब के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, मेरा इंटरव्यू सही हुआ या नहीं हुआ। ये सारी परेशानियां सोचने का काम अब उनका है जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया। बाज़ औक़ात इंटरव्यू 2 बार 3 बार भी कंडक्ट किया जाता है। आपको सबसे पहले इंटरव्यू आपका करेगा HR, और जब वो सीवीज़ सारी सॉर्ट कर लेगा कि किसको जॉब के लिए रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए, ये फ़ैसला HR नहीं करता। ये फ़ैसला करने के लिए कुछ और लोग मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डिपार्टमेंट में बंदा चाहिए तो HR ने पहले उनकी डिमांड ली कि आपको किस तरह का बंदा चाहिए, उसने इंटरव्यू किए, उसमें से आपका नाम सेलेक्ट कर लिया। हो सकता है HR ने कोई 20, 25, 50, 100 इंटरव्यूज़ किए हों, उनमें से 10 लोगों को सॉर्ट किया कि ये वो लोग हैं जिनकी डिमांड मुझे की गई थी, ये इस डिमांड पर पूरा उतरते हैं। तो उसके बाद उन 10 लोगों को वो बुलाएगा और किसी भी डिपार्टमेंट के HOD के पास भेज देगा, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के पास, के लीजिए आपने इस तरह के लोग कहे थे तो ये आ गए, अब आप जाने और आपका काम जाने। HR आपको हायर नहीं कर सकता। हायरिंग का काम जो है वो HOD खुद करेगा कि वो सिलेक्ट करेगा कि बंदा कौन सा मेरे मतलब का। वो आपका इंटरव्यू टेस्ट वगैरह दोबारा लेगा कि हाँ भी आप HR को तो क्लियर कर दिया, मुझे भी आपने क्लियर करना है। और बाज़ जगह पर जो कंपनी का ओनर है, हो सकता है कंपनी छोटी हो और ओनर ही HR हो, ओनर सब कुछ हो, और हो सकता है कि आप फर्स्ट कैंडिडेट हो इस कंपनी के, तो आपका इंटरव्यू 2 बार 3 बार हो, और बाज़ का, लेकिन ये बहुत कम होता है कि 4 बार भी इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर आपको दोबारा बुलाया जाए तब भी आपने इंटरव्यू से क्लियर करके सबसे पहला यही काम करना है कि किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना है, टेंशन फ्री होके। यहाँ तक कि अगर आपको वो कहें कि ठीक है आप फर्स्ट से या 10 से या नेक्स्ट मंथ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको ज्वाइनिंग लेटर भी इशू कर दिया जाए कि ये जॉब आपकी हुई, तो आप 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आप आकर इस सीट पर बैठ सकते हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर पकड़ें और कंपनी से बाहर निकले, और सबसे पहला काम फिर भी आपने यही करना है कि एक और पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपको लेटर मिलने के बाद कहीं से कॉल आती है कि यहाँ पर इंटरव्यू है, आ जाएं, तो आपने ये नहीं कहना कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। आपने उस सेकंड इंटरव्यू के लिए जाना है। हो सकता है वो जॉब आपको इससे बेहतर लगे। जब तक आप किसी सीट पर जाकर नहीं बैठ जाते, यहाँ तक कि आपको पहली सैलरी नहीं मिल जाती, आपने मुसलसल अप्लाई करते रहना है। जॉब्स के लिए अप्लाई भी करते रहें और इंटरव्यूज़ भी देते रहें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यह है कि आप जॉब पर सिलेक्ट हो गए, लग गए। अब ये बात उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और एक और जॉब तलाश करना चाहते हैं कि सेकंड टाइम पे, या जॉब चेंज करना चाहते हैं। वो इसलिए कि यहाँ पर सैलरी कम है, या डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, लोग यहाँ पर अच्छे नहीं हैं, और वो अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं कि इसे छोड़ कर कहीं और चल जाएँ, या रिज़ाइन कर रहे हैं। तो उन्हें बता दूं कि आप ऐसे रिज़ाइन ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी कंपनी वाले लगे काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, तो आपने ये नहीं करना कि रिज़ाइन करो छोड़ के चल जाओ। आपने अप्लाई करना है HR के आगे। आपने HR से बात करनी है कि मैं ये डिपार्टमेंट चेंज करना चाहता हूँ, मुझे आप किसी और डिपार्टमेंट भेज दें। वो अगर पूछे कि क्या वजह है, मुझे लिख के दो कि क्या इशू है, कि आपको किससे तंगी है। तो इससे सिंपल आपने उससे ये नहीं कहना कि मुझे फ़लाँ शख्स से तंगी है, और ना आपने लिख के देना है। आप उससे ज़ुबानी कहने कि मैं किसी और डिपार्टमेंट जाना चाहता हूँ, लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। किसी के मतलब कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ से मुझे तंगी है। बस इतना से कह दें कि आप मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। HR जो है वो समझ जाते हैं, और वो काफ़ी समझदार लोगों को भर्ती किया जाता है HR की पोस्ट पे।
और कंपनी में काम करने के लिए जब आप किसी कंपनी में काम करें तो एक बहुत बड़ा ट्रिक है कि आपने वहाँ पे जाते ही फ्रेंडशिप करनी है। लेकिन किससे करनी है? आमतौर पे लोग ये गलती कर रहे होते हैं कि जाकर किसी डिपार्टमेंट के एचओडी से जो दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। फ़लाँ डिपार्टमेंट का एचओडी बहुत पावरफुल है, फ़लाँ जो है वो ओनर से डायरेक्टली बात कर सकता है। किसी कंपनी में जाकर आपको सबसे पहले फ्रेंड्स ढूंढने होते हैं, जो है काफ़ी टफ़ काम है। तो एक छोटा सा बहुत कीमती नुस्खा बता दूं। आपने फ्रेंडशिप करनी है तो किससे करें? सबसे पहले गेट पे दाखिल होते ही जो गेट कीपर है, चौकीदार है, उससे फ्रेंडशिप करें। उसके बाद जो ऑफिस बॉय है उससे ताल्लुकात बनाएं। ये बात सुन के मजाक लगेगा कि एक चौकीदार या एक ऑफिस बॉय मेरी क्या हेल्प कर सकता है, और लेकिन ये लोग बड़े काम के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अप्लाई किया कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ। अब आप सही मौके की तलाश में है कि मैं किससे अप्लाई करूँ, अपने एचओडी को अप्लाई करूँ या एचआर के को लिख कर दूँ, या कंपनी का जो ओनर है डायरेक्टली उससे लिख के दूँ। एचओडी कब आता है और कब छुट्टी करता है, कंपनी का ओनर कब आता है और उसका मूड कैसा है, और अगर आपने कंपनी का ओनर से मिलना है तो उसके आने जाने का टाइम आपको सिर्फ चौकीदार ही बता सकता है, गेट कीपर बता सकता है कि ओनर कब आएगा और आपसे कब मिलेगा। दूसरे नंबर पे ओनर या एचओडी का मूड कैसा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मूड कैसा है, ये आपको सिर्फ ऑफिस बॉय ही बता सकता है कि लो जी अभी मूड उनका बहुत अच्छा है, अभी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कंपनी के मुतालिक सबसे आखिरी बात जो मैं करने लगा हूँ यह है कि कंपनी में एचआर सबसे फारिग तरीन बंदा होता है। ये वो बात है जो आमतौर पे लोग समझ रहे होते हैं, लेकिन कंपनी का जो ओनर है उसके लिए एचआर ही सबसे इम्पोर्टेंट शख्स होता है। क्योंकि कंपनी में जो काम भी हो रहा था हमें नज़र नहीं आता कि एचआर क्या कर रहा है, हमें लगता है कि एचआर सिर्फ फ्री है, उसके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन उसका काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसने ये देखना है कि कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, किसके ताल्लुकात किससे सही हैं, किससे ख़राब हैं। चाहे एचओडी है, चाहे एक ऑफिस बॉय है, उसने सब पर नज़र रखनी है, और उसने सारा कुछ देखकर बातें जो भी उसने देखना है उसने वो बात सेम टू सेम पहुंचानी है ओनर के पास। अब इससे आप हो सकता है समझे कि चुगली है, बुराई कर रहा है, गलत काम कर रहा है, लेकिन ये उसकी ड्यूटी है। और ओनर जो है उसके पास राइट है कि उसने आपको सैलरी देनी है, आपको पे करना है, तो वो आपकी हर बात पर, मतलब जो टाइम आप ऑफिस के अंदर है उस टाइम पर वो आप पर नज़र रख सकता है कि आपने टाइम कहाँ ज़ाया किया, या उससे कंपनी को कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या सिर्फ आप सारा दिन बातें करते रहे। कुछ लोग कंपनी में ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ आते हैं, ड्यूटी टाइम पूरा करते हैं और चले जाते हैं, और समय दे के किसी को नहीं पता। लेकिन जो ओनर है जिसने ज़ीरो से लेके हीरो तक पहुंचने का इतना टाइम स्पेंड किया, इतनी मेहनत की, इतना बड़ा बिज़नेस चला रहा है, तो उसे लोग मजाक समझ के उससे कुछ नहीं पता, लेकिन उसे सब कुछ पता है। वो भी इन सब स्टेप से गुजर के वहाँ तक पहुँचाता है। वो भी कभी किसी के पास जॉब करता होगा, इसलिए आज वो करते करते इतना बड़ा ओनर बन गया। चाहे अगर उसके बाप की जायदाद भी थी तो अपने बाप से सीख कर ही इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि ओनर को कुछ नहीं पता, या एचआर जो है वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है, फ्री बैठा हुआ है। एचआर बहुत सी चीज़ों पर नज़र रखे होता है। अब एचआर की ड्यूटियाँ तो मैं यहाँ पे नहीं सारी गिनवा सकता, लेकिन वो बड़े काम का बंदा होता है। आपने उससे सिर्फ पोलाइटली बात करनी है कि आपने उसके सामने कोई रौब नहीं दिखाना अपना, क्योंकि ज़रा आप एम्प्लॉई हैं। अगर आपको कंपनी में किसी तरह की भी दिक्कत है तो आपने एचआर से बात करनी है, लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये इनके हर बात पे आपने एप्लीकेशन लिख के देने कि फ़लाँ से मुझे ये मसला है, फ़लाँ से मुझे ये मसला है। आपने ज़ुबानी कलामी बात करनी है, उससे लिख कर देंगे, एचआर उस पर भी एक्शन लेगा। वो लिखा हुआ डायरेक्टली पहुंचेगा ओनर के पास, और उस शख्स के ख़िलाफ़ एक्शन हो जाए कि लो जी उसे रखना है कि नहीं रखना, या आपको रखना है या नहीं रखना। सिर्फ अगर आपको कोई मसला है अपने डिपार्टमेंट से, अपने एचओडी से, अपने जूनियर से, अपने कोलीग से, तो आपने सिंपल ज़ुबानी बात करने के भाई मुझे ये मसला है, आप मुझे शिफ्ट कर दें। दूसरा है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और कोई ऐसा इशू है, या आप कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको कहीं ये कंपनी निकाल ना दे, जितना आप डर रहे होते हैं कि आपको कंपनियां निकाल दे, इससे ज़्यादा कंपनी डर रही होती है कि कहीं आप छोड़ कर ना चले जाएं। आपका डर कम होता है, उनका डर ज़्यादा होता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं।
और जॉब के दौरान ही आप एचआर से सिंपल अप्लाई कर दें कि एक ज़ुबानी अप्लाई कह दें उससे कि मुझे एक एक्सपीरियंस लेटर इशू कर दें। उसे शायद इंटर्न कुछ ऐसा है कि दरमियान के जॉब के दौरान एक एक्सपीरियंस लेटर इशू किया जाता है कि आप अभी तक आप जॉब कर रहे हैं, प्लस आपका इतना एक्सपीरियंस हो चुका है और आपके अंदर ये क्वालिटी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। ये एक्सपीरियंस लेटर अगर आपको साल 2 साल अगर आप गुजार चुके थे, एक ले लें, हर 2 साल बाद या साल बाद आप ये लेटर निकलवाते रहें। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं और अचानक आपको जॉब छोड़नी पड़ जाए कि कहीं से आपको कॉल है कि आप अभी के अभी यहाँ पर आ जाएं, तो आपने बस आखिरी महीने की सैलरी की परवाह नहीं करनी और वो एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होगा। आप वो एक्सपीरियंस लेटर आगे पकड़ाएँ और आपकी जॉब उधर पक्की होगी। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब आपको पता है कि भाई मुझे दोबारा इस कंपनी से कोई काम नहीं पड़ना। लेकिन ये ऐसा करना अच्छा नहीं होता। बेहतर कि आप एचआर को इन्फॉर्म कर दें कि हो सकता है कि मैं जॉब छोड़ दूँ। एचआर को इससे कोई इशू नहीं। अगर आप उसे बताएं कि मैं फ़लाँ कंपनी अप्लाई कर रहा हूँ या मुझे जॉब यहाँ पे सैलरी मेरी कम है या तंगी है तो मैं ये कंपनी छोड़ना चाहता हूँ, एचआर को अगर ज़ुबानी के लिए बताते रहें तो वो आपका लिख के रख लेता है, उसे याद रहता है। और इन केस कहीं एमरजेंसी अचानक आपको फ़ौरन से लेटर आ जाता है कि आप यहाँ पर आ जाएँ और आप नेक्स्ट डे ट्रैवल कर जाते हैं जहाँ से वो गए दूसरा मुल्क, तो उस सूरत में भी एचआर को क्योंकि आपने इतला दी होगी कि मैं फ़ौरन में अप्लाई कर रहा हूँ, तो एचआर आपको एक्सपीरियंस लेटर भी दे देगा और प्लस अगर बाहर से कॉल आती है कि बंदा कैसा है तो आपके लिए प्लस पॉइंट्स छोड़ेगा। तो इसलिए ये परेशानी है कि मैंने एचआर को बता दिया कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए कोई नेगेटिव पॉइंट है वो खुद ही कहीं ना मुझे निकाल दें। बहुत निकालते नहीं हैं, वो मैक्सिमम ज़्यादा जितना हो सके वो कोशिश ये करता है कि आप हमारे पास रहें, हम आपको बेहतर सर्विसेज देंगे। अच्छा, इंटरव्यू और जो कंपनी में काम करना ये तरीका तो अब जितना मैंने बताना बता दिया। अब हो सकता है कुछ लोग कमेंट्स करें, कुछ लोग मुझसे सवाल करें, क्वेश्चंस करें कि आपने ये वीडियो किस तरीके से तैयार किया है, कि आपका ये बैकग्राउंड कैसा है, ये आप इस वक्त मौजूद किधर हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं, आपको बेहतर गेटअप करना चाहिए था, ऐसे करना वैसे करना चाहिए था। तो मैंने ख़ुद ढूंढ कर ये इस तरह का बैकग्राउंड इस्तेमाल किया है ताकि वो पता चल सके कि कुछ लोग जो मुझसे ही पूछ रहे हैं कि यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हैं, या हमने अगर वीडियो बनानी है तो हम इतना बड़ा फ्रेमवर्क कैसे लगाएं, ये वो जो भी इनके इश्यूज़ होते हैं। तो मैं ये दिखाया कि टैलेंट सिर्फ अच्छे बैकग्राउंड में नहीं होता, दिमाग में होता है। तो इस तरह कमेंट्स या क्वेश्चन ना कीजिएगा क्योंकि मुश्किल है कि मैं किसी के भी किसी क्वेश्चन का जवाब दूँ। और आपके क्वेश्चंस कमेंट्स पढ़ूँगा ज़रूर और उनके मुताबिक कुछ बना सका तो न्यू वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।